हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक कंट्यूर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम बताना चाहें कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़ें, टाइप्स ऑफ बीम पढ़े, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़े और टाइप्स ऑफ लोड्स पढ़े। उसके बाद रिएक्शंस पढ़ें, कितने प्रकार के सपोर्ट्स पे कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद यहाँ पे समझने के बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे समझ लें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है, इसका मतलब क्या हुआ। और या फिर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहती है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है साम्य अवस्था। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई भी बॉडी है, ये बॉडी हमारी यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है, तो आप ये देख रहे हो कि ये बॉडी एकदम अपने इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे एकदम स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब स्थिर है, ना एक मूव कर रही है, ना अपवर्ड जा रही है, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना तो ये रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो क्यों है और कैसे है, तो इसके क्या कंडीशंस हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर बताना चाहें कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं, जनरली हम तो प्रैक्टिकली तो यही देखते हैं कि किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी रखी हुई है, कोई भी गाड़ी खड़ी हुई है, तो अगर हम उस पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। तो जो फोर्स वो हम लोग लगाते हैं वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो वो फोर्स लगाने के बाद वो गाड़ी देखते हैं कि मूव करती है, थोड़ा बहुत मूव करती है। ठीक है, तो वो जो मूव करती है, या उसको मूव भी कर सकते हैं, उसको उठा भी सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी कैन बी मूव्ड और रोटेटेड। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी भी बॉडी को मूव भी कर सकते हैं या फिर रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमारी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है। जब ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी हमारा मूव करना स्टार्ट कर देती है या फिर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ऐसी कोई बॉडी हो जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करें, लगाएं, फिर भी वो बॉडी ना तो मूव करे ना तो रोटेट करे, तब वो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाता है। तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो यही हमारा कंडीशंस है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम एग्जांपल लें, कोई भी बॉडी हो, यहाँ पे कोई भी बॉडी हो, ये कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी मान लेते हैं, कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब इस पर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारा मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा। यहाँ पे बहुत सारे फोर्स हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से लगा रहे हैं, ऊपर से भी लगा दे रहे हैं, वर्टिकली लगा दे रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली भी लगा दे रहे हैं। और तो अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है, अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स देख रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ना ही रोटेट कर रही है, ना ही रोटेट कर रही है। मान लो चाहे एक क्लॉकवाइज हो, चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, इस तरीके से नहीं घूम रही है, ना तो इस तरीके से घूम रही है, तो ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। तो अब कंडीशंस क्या है भाई, हम कैसे कह सकते हैं वो कंडीशन क्या हो सकती है इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स के लगाने के बाद ना तो वो बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव करे, ना वाई डायरेक्शन में मूव करे, और ना ही रोटेशन हो, ना ही रोटेशन हो। फिर से एक बार देखिए, ना तो वो बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव करे, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ना वो बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव करे, ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे, ना तो रोटेशन हो, ना तो रोटेशन हो, तो ये बॉडी हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम। तब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो कंडीशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे 2D, हम 2D की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2D की बात करेंगे, 3D की भी बात करेंगे, वो अगले एडवांस में जब हम लोग बात करेंगे, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या फिर एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम 3D की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी 2D पे हो रही है और कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स की बात हो रही है।
कोप्लेनर का मतलब हम पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं। कोप्लेनर का मतलब कॉन्करेंट के बारे में बता चुके हैं, नॉन कोलिनियर के बारे में बता चुके हैं। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस में। तो कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में सारे फोर्स लग रहे हैं। देखिए, ए बी फोर्स जितने भी टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं एक ही प्लेन में लग रहे हैं, और ये प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है। तो ये सारे फोर्स जब एक ही प्लेन में लगते हैं, ये प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन है, एक ही प्लेन में सारे फोर्स लग रहे हैं, तो वो फोर्स हमारे कहलाएंगे कोप्लेनर। कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है? जब सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे मीट करे, जब सारे फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे मीट करे, वो कॉन्करेंट फोर्स होता है। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट मतलब एक ही प्लेन और एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स ऐड करें तो हमारा वो कॉन्करेंट फोर्स कहलाता है। तो ये चीज़ हम पहले जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद भी ये बॉडी स्थिर है, स्टेशनरी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं दिस बॉडी इज इन अ इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम में है। अब ये कंडीशंस क्या हो सकते हैं? हमने बताया यहाँ पे हम 2D ले रहे हैं। 2D मतलब दो डायरेक्शन। दो डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लेन है ये हमारा प्लेन वर्टिकल प्लेन है, और ये प्लेन हमारा वर्टिकल 2 डायरेक्शन में ही है। इसका डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ये हुआ और ये डायरेक्शन हमारा वाई डायरेक्शन हुआ। तो हम दो ही डायरेक्शन में बात करते हैं इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यहाँ पे। फिर है तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अब ये स्टेशनरी क्यों है, मतलब ये स्थिर क्यों है, ये बॉडी स्थिर क्यों है? स्थिर यही हुई होगा ना कि ये बॉडी देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रही, मतलब इस तरीके से नहीं कर रही है। यहाँ देखिए, इस तरीके से नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल फोर्स में लगने वाले जितने भी फोर्स हों, चाहे राइट डायरेक्शन चाहे लेफ्ट डायरेक्शन, ये दोनों फोर्स जो इस पर लग रहे हैं वो दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। न्यूट्रलाइज मतलब इन दोनों फोर्सों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों फोर्सों को अगर ऐड करें तो उसका जो समेशन होगा वो 0 होगा। जैसे मान लो इस ए वाला जो फोर्स है मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन लोड का, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। और इस वाले का जो फोर्स इधर लग रहा है लेफ्ट से राइट, उसका भी मान लेते हैं 10। तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस फोर्स का इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जब दोनों के जोड़ करोगे समेशन अल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि एडिशन विथ साइन, एडिशन विथ साइन। तो ये मान लो 10 + 10 मान लो इसको राइट वाले को, तो ये ऑटोमेटिक इसके अपोजिट है तो ऑटोमेटिक ये -10 हो जाएगा। और 10 - 10 को जब ऐड करोगे, +10 और -10 को जब ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो ये लीनियर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो फोर्स लग रहा था वो तो 0 हो गया। इसलिए जब 0 हो गया तो वो बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स का इफेक्ट 0 हो गया, तो वो बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ वो बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगी। तो हॉरिजॉन्टल में तो हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? समेशन अल्जेब्रिक सम एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द एक्स डायरेक्शन ऑलवेज विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ जो हमने बताया कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उसका अल्जेब्रिक सम हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इजिकल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सिमिलरली फॉर वाई डायरेक्शन, अब यहाँ पे हम देख लें कि अगर ये 10 किलो न्यूटन का लोड है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये भी मान लो 10 किलो न्यूटन का लोड होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि ये इस फोर्स को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन जो होगा, अल्जेब्रिक सम जो होगा, वो 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्शन कोई भी हो,
वो डायरेक्शन कोई भी हो, उस डायरेक्शन में अगर लगने वाले सभी फोर्सों का अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा तो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगी। तो एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्सों का अलजेब्रिक सम जीरो हो गया, तो एक्स डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई। समझ गए? सिमिलरली फॉर इन वाई डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन में इसको मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन लोड और इसको भी मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन लोड। तो अगर इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन भी जीरो। सिमिलरली फॉर जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में बताया उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। मतलब यहाँ पे हम कंडीशन बता रहे हैं कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो देयर विल बी 3 कंडीशंस, जिसमें से हमने 2 कंडीशन बता दिया। एफ एक्स इजिकल टू जीरो, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन डायरेक्शन इजिकल विल बी जीरो। एंड सेकंड वन है एफ वाई जीरो, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे उसका अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अब इस बॉडी को हम रोटेट भी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस तरीके से इस बॉडी को हम इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो इस तरीके से भी कर पा रहे हैं। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट, रोटेट भी नहीं कर पा रहे हैं। रोटेशन नहीं होगा तो बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब अलजेब्रिक सम, बेंडिंग मोमेंट, मतलब समेशन ऑफ एम इजिकल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इजिकल टू जीरो। मतलब इस बॉडी को रोटेट भी नहीं कर पाओगे। अगर आप इस बॉडी को अगर आप रोटेट भी नहीं कर पाओगे तो हमारा रोटेट भी नहीं कर पाओगे तो रोटेशन के रेफरेंस में अगर हम देखें बॉडी को तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कहना चाहें, अगर ब्रीफ में यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के कितने कंडीशंस होंगे, 3। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने हैं, देयर विल बी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। एफ एक्स इजिकल टू जीरो एंड सेकेंड वन इज एफ वाई इजिकल टू जीरो एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज समेशन ऑफ एम इजिकल टू जीरो। मतलब क्लॉकवाइज में लगने वाला मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज में लगने वालों का मोमेंट अलजेब्रिक सम जो होगा वो भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वो बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी, मतलब वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन किसी बॉडी को फॉलो कर लिया तो वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ पे आशा करते हैं कि ये टॉपिक हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं या फिर जितने भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो बुक से लेंगे चाहे अपने से ही लेंगे, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा क्वेश्चन का वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगा। जितने भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो प्रॉब्लम होगा हमारा, तो इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेगा और यही कंडीशन को फॉलो करके हम उस पर जो रिएक्शन लग रहे हैं उस रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यही काम हम हर प्रॉब्लम में करेंगे।